हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की इंग्लिश गेस्ट पेपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये गेस्ट पेपर सीरीज 2022 में अपीयर होने वाले स्टूडेंट जिन्होंने 100 मार्क्स इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में चूज़ किया है उनके लिए है। ये कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस गेस्ट पेपर सीरीज का चौथा भाग है। अगर आपने इनसे पहले के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखिए, उसके बाद ये चौथा पार्ट को देखना स्टार्ट कीजिए। इस पार्ट के अंदर यानी कि ये जो गेस्ट पेपर सीरीज है इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और साथ में इससे लेटर राइटिंग और साथ में जो है सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इस सभी को हम लोग जो है इस वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, और अगर आप ये पूरी सीरीज़ को देख लीजिएगा तो आपको 80 to 85% मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए डिस्कस करते हैं कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की जो गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर सीरीज, उसके चौथे भाग को। हमने जो है पार्ट 3 तक में 142 ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो है 143 से लेकर 206 ऑब्जेक्टिव जो है उस सारी ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट 60 जो है ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 143 ऑब्जेक्टिव नंबर 143, द खाली स्थान इज अ पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक का मतलब क्या होता है? पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति। तो आपकी जो पोएम जो दी हुई है 10 पोएम, उसमें से एक पोएम द सोल्जर है जो कि एक देशभक्ति वाली कविता है। समझ में आ गया? एंड गैदरिंग सोलोज ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम ओड टू ऑटम। ये जो लाइन है, एंड द गैदरिंग सोलोज, सोलोज का मतलब होता है आबाबिल जो चिड़िया है, ट्विटर्स का मतलब चहचहाना, इन द स्काई, ये जो लाइन लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? ओड टू ऑटम से। द विनोइंग विंड सॉफ्टली लिफ्ट्स द हेयर ऑफ, ये जो लाइन है वो टेकन फ्रॉम वेयर? ओड टू ऑटम। ये भी जो लाइन है, द विनोइंग विंड सॉफ्टली लिफ्ट द हेयर इज टेकन फ्रॉम ओड टू ऑटम। उसके बाद देखिए अगला जो ऑब्जेक्टिव है, हु रोड द फॉलोइंग, आर्म्स रेज स्टीफली टू रिवोक इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। ये जो है आपको नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, और जिनके ऑथर हैं W.H. ऑडेन। समझ में आ गया? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ लिरिक। जो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो आप कविता पढ़ते हैं वो असल में एक गाना है। समझ में आ गया? W.H. ऑडेन वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन। यानी कि W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज जो मिला था 1948 में, उनकी किस रचना के लिए मिला था? तो उनकी जो एक किताब थी द एज ऑफ एंजाइटीज़, तो द एज ऑफ एंजाइटी की वजह से, वो किताब की वजह से उन्हें जो है पुलित्जर प्राइज़ मिला था 1948 में। अ मैरिज प्रपोजल इज़ अ शॉर्ट ड्रामा। मैरिज प्रपोजल जो है वो एक ड्रामा है, तो मैरिज प्रपोजल इज़ अ शॉर्ट ड्रामा। नानू काका वाज द नैरेटर्स मैटरनल अंकल। यानी कि नानू काका जो है वो नैरेटर का मतलब वो होता है जो जैसे कोई व्यक्ति किसी को कहानी सुनाता है तो वो नैरेटर कहलाता है। जैसे बच्चे ग्रुप में बैठे हुए हैं, 4-5 बच्चे हैं और दादी उसको कहानी सुना रही है, तो वहाँ पे जो नैरेटर है उसकी दादी है ना। तो नानू काका जो थे जो कहानी सुना रहे हैं अ पिंच ऑफ स्नफ के, उसके क्या है? मैटरनल अंकल यानी कि मामू। मैटरनल अंकल मामू, पैटर्नल अंकल यानी कि चाचा। पैटर्नल मैटरनल, तो पैटर्नल अंकल मतलब चाचा और मैटरनल अंकल मतलब क्या होता है? मामू। ऑब्जेक्टिव नंबर 151, civilization in real sense of the term consist not in the restriction of want is from। ये जो लाइन है civilization in real sense of term consist not in the, ये जो लाइन दिया गया है ये किस चैप्टर से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। या फिर आपको इसी में जो है एग्जामिनर दूसरा भी लाइन देता है, जैसे द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। यही ये जो लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पहला लाइन है कि भारत ने जो सत्ता विकसित की है उसे दुनिया में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूँ कि एक बार अभी भी आपके पास समय है, आप कम से कम
एक बार जो है पूरी किताब को पढ़ लीजिए। किताब पढ़ने के लिए आइए हमारी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस में, और ऑनलाइन आप जो है पूरी किताब को पढ़ सकते हैं। उसके अंदर पूरी वीडियो मिल जाती है चैप्टर की, पूरा चैप्टर का PDF फाइल मिल जाता है, और चैप्टर कैसा रहता है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी, पूरी चैप्टर को हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं और उसको समझा भी देते हैं। तो अगर पूरी लाइन को पढ़ लीजिएगा, पूरी चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो आपकी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगी, और अगर आपकी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगी तो आपको 85-90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक बार अगर इंटरेस्टेड हैं तो बात कीजिए हमसे और हमसे पूछिए कि किस तरह से हम 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर हम आपको सेटिस्फाई कर देते हैं तभी आप कोर्स परचेज कीजिए, नहीं सेटिस्फाई कर पाते हैं तो कोर्स मत परचेज कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 2-3 शेयर इज एन एसिस्ट। एसिस्ट का मतलब क्या होता है? एसे लिखने वाली जो है उसको कहते हैं एसिस्ट। समझ में आ गया? चेकअप इज अ लैंड ओनर। ये चेकअप कौन है? नतालिया मैरिज प्रपोजल में जो लड़की है, जो कैरेक्टर है, उसके पिता का नाम क्या है? चेकअप। तो चेकअप इज अ लैंड ओनर, यानी कि चेकअप जो है वो क्या है? एक जो है जमींदार है। बेंजी पेरेंट्स आर नोन एज द जॉनसन्स, यानी जो बेंजी के जो माता पिता है उसको किस नाम से जाना जाता है? जॉनसन्स। मिस्टर जॉनसन्स एंड मिसेस जॉनसन्स, ये दोनों कौन थी? बेंजी के माता पिता थे। समझ में आ गया? माई लाइफ ब्लड डॉट डिके, ये जो लाइन है वो है आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। तो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि माई लाइफ डॉट डिके इज फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए 156 नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट इज फ्रॉम, यानी कि नर्स फ्लावर मतलब, नर्स फ्लावर का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो बड़े से वृक्ष के आसपास जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, जो मतलब बरगद का पेड़ है उसके नीचे छोटा छोटा जो पौधा जम जाता है उसको नर्स प्लांट कहते हैं, और उसके जो फूल होते हैं छोटे छोटे पौधे के उसको नर्स फ्लावर कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो नर्स फ्लावर है वो लास्ट नहीं कर पाएंगे, यानी टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा सा जो पेड़ है, यहाँ पर बड़ा सा पेड़ का मतलब हो गया कि मौत जो है वो चारों तरफ से घेर लिया है। क्यों घेर लिया है? तो जैसे पेड़ को मान लीजिए कि बड़ा सा पेड़ है और वहाँ पे अगर छोटा पौधा जन्म ले भी लेता है तो छाया होने की वजह से, सूरज की रोशनी नहीं मिलने की वजह से वो मर जाता है। उसी तरह से मौत ने हमें घेर लिया है, जिसकी वजह से आज न कल हम भी मर जाएंगे। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन लिया गया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मैक फ्लेकॉन इज रिटन बाय जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन ने इस किताब को लिखा। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको जो है ये ऑब्जेक्टिव है। बर्ट्रैंड रसल वाज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर। बर्ट्रैंड रसल जो थे वो क्या थे? ब्रिटिश थे, मतलब कि ब्रिटेन के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे, और वो हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसफर भी थे। तो कभी ऐसा करता है कि बर्ट्रैंड रसल वाज ब्रिटिश, यहाँ पे आपको जो खाली स्थान दे दिया मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर, तो आपको यहाँ पर भरना होता है हिस्टोरियन, या फिर आपको हिस्टोरियन दे दिया, बीच में यहाँ पर मैथमेटिशियन को हटा दिया और खाली स्थान दे दिया और यहाँ पर लिख दिया फिलोसफर, तो यहाँ पे आपको मैथमेटिशियन भरना पड़ता है। मतलब कहने का ये है कि आपको याद रखना होगा कि बर्ट्रैंड रसल जो है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड के जो ऑथर हैं वो हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसफर भी थे। याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 159 द बैचलर ऑफ आर्ट एंड द इंग्लिश टीचर आर द राइटिंग ऑफ, यानी कि ये दो जो नॉवेल है द बैचलर ऑफ आर्ट एंड द इंग्लिश टीचर, ये जो है R.K. नारायण की ये जो है नॉवेल है, उपन्यास है। तो याद रखिएगा द बैचलर ऑफ आर्ट और दूसरा जो है द इंग्लिश टीचर, ये दोनों जो है नॉवेल किसकी है? R.K. नारायण की। When I crumble, who will remember is from? When I crumble, यानी कि मैं जब मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा, who will remember, कौन मुझे याद करेगा? ये लाइन जो है एन एपिथेफ से लिया गया है, वॉल्टर डिलामेयर के जो मतलब की जो कविता है उससे लिया गया है। समझ में आ गया? डोरथी एल शेयर इज़ द ऑथर ऑफ हाउ फ्री इज़ द प्रेस। डोरथी एल शेयर जो है वो किसकी लेखिका है? हाउ फ्री इज़ द प्रेस जो चैप्टर है जिसे पढ़ना पड़ता है आपको, तो उसकी लेखिका का नाम क्या है? डोरथी एल शेयर। पल्स एस बक इज़ नोन फॉर हर नॉवेल्स, यानी जो इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज की जो लेखिका है पल्स एस बक, वो अपने नॉवेल के लिए, यात्रा बितांग के लिए, ट्रैवल लॉग के लिए जानी जाती है। समझ में आ गया? द नेम ऑफ बेंजी वाइफ वाज, यानी कि जो बेंजी द अर्थ का जो मेन कैरेक्टर है
उसकी पत्नी का नाम क्या था, जो उसकी जो पत्नी थी उसकी पत्नी का नाम था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस, उनकी पत्नी का नाम क्या था, फ्लोरेंस। 164 ऑब्जेक्टिव है, हाउ फीबल इज मैन पावर, यानी कि हाय कितनी कमज़ोर है इंसान की ताकत। तो ये जो लाइन है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 165 ऑब्जेक्टिव नंबर, लोमोव एंड नतालिया आर कैरेक्टर इन अ मैरिज प्रपोजल। लोमोव, नतालिया और चेकव, ये जो तीनों कैरेक्टर है वो किसके पात्र हैं, अ मैरिज प्रपोजल जो नाटक है उसके पात्र हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 166, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस केम टू बी कंसिडर एज द पायनियर ऑफ लैटिन रोमांस। ठीक है, अगला जो ऑब्जेक्टिव है 167, वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, यानी मिडिल इंग्लिश जो मिडिल इंग्लिश जो पीरियड है 1066 से लेके 1500 ईस्वी तक का जो काल है जो इंग्लिश का, उसके जो मेन इन्फ्लुएंसर मतलब कि उसको प्रभावित करने वाले कौन लोग थे, तो इसमें दो है, एंग्लो नॉर्मन और एंग्लो फ्रेंच। ये दोनों जो थे वो क्या किए कि मिडिल इंग्लिश को प्रभावित किए। मतलब कि अगर मिडिल इंग्लिश को देखिएगा तो नॉर्मन जो वर्ड्स है और एंग्लो फ्रेंच जो वर्ड है उसका बहुत ही प्रभाव पड़ा। मतलब कि इंग्लिश के डिक्शनरी में भी आप जाइएगा तो अधिकतर जो वर्ड होगा मिडिल इंग्लिश का जो वर्ड है वो नॉर्मन और जो फ्रेंच जो भाषा है उससे लिया गया है। ऑब्जेक्टिव नंबर 168, प्राइड एंड प्रिजुडिस इज अ नॉवेल रिटन बाय जैन ऑस्टेन। जैन ऑस्टेन ने प्राइड एंड प्रिजुडिस को जो नॉवेल है उसको लिखा है। जॉन डॉन इज गोइंग टू लीव बिहाइंड हिज वाइफ वाइल गोइंग ऑन हिज अननोन जर्नी। मतलब कि जॉन डॉन जब कविता को पढ़िएगा तो इससे पता चलता है कि जॉन डॉन जो है किसी सफ़र पे जा रहे हैं और अपनी पत्नी को लीव बिहाइंड कर रहे हैं। लीव बिहाइंड का मतलब हुआ पीछे छोड़ के जा रहे हैं, मतलब अपनी पत्नी को घर पे छोड़ दे रहे हैं और अकेले जो है सफ़र पे जा रहे हैं। 170 इज़ द डॉटर ऑफ चेकव। चेकव की जो डॉटर है, ये जो अ मैरिज प्रपोजल जो चेकव है उसकी डॉटर का नाम क्या है, नतालिया। तो नतालिया जो है बेटी है किसकी, चेकव की। हु वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, मतलब कौन है इसमें से, चार ऑप्शन दे देगा उसमें से कि ये जो है अपने दिमाग से ठीक नहीं लग रहा था, तो वो जो है बेंजी। बेंजी जो है जब उसके माता पिता ने बड़े प्यार से उसको पाला और जब आखिरी वक्त आया मतलब कि 40 साल का हुआ, जब वो फ्लोरेंस से उसको प्यार हो गया तो वो माँ से जो है रूठ कर बात करने लगता था। तो माँ उसके पिताजी कहते हैं कि यू आर नॉट राइट इन योर हेड, मतलब कि तुम अपने दिमाग से सही नहीं लग रहे हो, मतलब तुम्हारा दिमाग जो है सच में बुखला गया है। तो ये जो है लाइन है, हु वाज नॉट राइट इज हिज हेड, ये जो है बेंजी है, इसका जो ऑप्शन होगा। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय डोरथी एल्सेयर। हाउ फ्री इज द प्रेस को किसने लिखा, डोरथी एल्सेयर ने लिखा। लीव ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय वॉल्ट विटमैन। लीव ऑफ ग्रास जो है वो वॉल्ट विटमैन की पोएम है। हु इज़ आई इन पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी कि माई ग्रैंड मदर हाउस में जो आई शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है, पोइटेस के लिए हुआ है, जो कवित्री है उसके लिए जो आई शब्द का प्रयोग हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज इज देन संस्कृत, फारसियन, ग्रीक, लैटिन। इंग्लिश लैंग्वेज जो है मच यॉन्गर, बहुत ही अधिक यॉन्ग, मतलब कि बहुत ही नई भाषा है। संस्कृत, फारसी, ग्रीक या लैटिन जो है भाषा उसके हिसाब से जो इंग्लिश है वो बहुत ही नई भाषा है। संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, फारसी जो भाषा है वो भी बहुत पुरानी, ग्रीक, लैटिन तो बहुत ही पुरानी भाषा है, लेकिन इंग्लिश जो है नई भाषा है। हु वाज द ऑथर ऑफ वॉलपोन। बेन जॉनसन जो थे ये जो है इस नॉवेल के लेखक हैं। ट्रैवलर इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, ये जो है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लाइन लिया गया है। बट ब्यूटी वैनिस ब्यूटी पासेस इज फ्रॉम एन एपिथेफ, ये जो लाइन है बट ब्यूटी वैनिशेस ब्यूटी पासेस इज अ लाइन टेकन फ्रॉम एन एपिथेफ। द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोपाय। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रोमांटिक पोएट, यानी कि कौन थे जो कि रोमांटिक पोएट नाम से जाने जाते हैं, तो जॉन कीट्स को रोमांटिक पोएम के नाम से पोएट के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश इज स्टडी एज लैंग्वेज इन सऊदी अरबिया, यानी कि सऊदी अरबिया के अंदर इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में माना जाता है, मतलब उसकी अपनी भाषा अरबिक है और जो है इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में वहाँ पे मान्यता प्राप्त है।
द सेंटबरी टेल इज़ रिटन बाय चौसर। सेंटबरी टेल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? चौसर के द्वारा लिखा गया है। और ये कहाँ से लाइन लिया गया है? ये हाउ फ्री इज़ द प्रेस के अंदर जो है ये दिया गया है, सेंटबरी टेल्स, तो वहाँ से लिया गया। तो चौसर ने इसे जो है लिखा था, और ये जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अंदर भी दिया गया है। ठीक है। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ईयर ओल्ड, यानी कि जो पोएट हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के, वो 37 ईयर्स ओल्ड हैं, और वो अपनी कविता में लिखते हैं आई एम 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट बिगिंस, यानी कि मैं 37 साल का हूँ और बहुत ही जवान हूँ, मैं अपने परफेक्ट जो अपनी लाइफ का जो सबसे परफेक्ट हिस्सा होता है उसमें हूँ। तो ये जो है उसके अंदर लाइन में दिया गया, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। द पोएट इन माई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ 37 ईयर ओल्ड, इज़ अ मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट थे। बेंजीज फादर वाज अ लोकल प्रीचर, यानी कि बेंजी के जो पिता थे वो गांव के जो है प्रीचर का मतलब होता है जैसे कोई पंडित, मौलाना या जो पादरी होते हैं जो कि गांव घर में पूजा पाठ करते हैं, उसको प्रीचर कहते हैं। प्रीचर का मतलब हो गया पंडित, या फिर जो कोई मौलाना हो गया, या फिर कोई पादरी हो गया, तो उसको प्रीचर कहते हैं। समझ में आ गया। हु इज़ नोन एज नाइट एंगल ऑफ इंडिया, यानी कि नाइट एंगल ऑफ इंडिया, भारत की जो बुलबुल किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है नाइट एंगल ऑफ इंडिया। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन को बिहार का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। तो ये बिहार से रिलेटेड है, क्वेश्चन में आ सकता है। W.H. ऑर्डन वन द प्राइज इन 1948, यानी कि W.H. ऑर्डन जो थे उन्होंने प्राइज जीता। कौन सा प्राइज था? पुलित्जर प्राइज, यानी कि पुलित्जर प्राइज को 1948 में इन्होंने जीता। सेवीज वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड, सेवी जो थे वो जो है गॉड के अंदर, मतलब कद्दू के अंदर, वो मतलब उसको बहुत शौक था, वो जो है सो कद्दू से उनका बहुत लगाव था। ठीक है। नर्स टू द ग्रेव आर गॉन इज फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नर्स टू द ग्रेव जो आर गॉन जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। अ मैरिज प्रपोजल वॉज रिटन बाय, ए मैरिज प्रपोजल जो है, जो कि एक नाटक है, चैप्टर नंबर 11 के रूप में आपको पढ़ाया जाता है, वो एंटन चेकब ने लिखा था। एंटन चेकब जो है इनको लिखा था। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज कॉल्ड क्वीन लैंग्वेज, यानी इंग्लिश जो कि एक ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोली जाती है वो क्वीन इंग्लिश कहलाती है। मतलब कि देखिए, एक आम लोग जैसे इंडियन जो होती है उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, ब्रिटिशर जो होते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, लेकिन जो क्वीन और महारानी होती है उसकी जो इंग्लिश होती है वो बहुत ही टफ और हार्ड होती है। तो वो जो लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ क्वीन और उसके घराने के द्वारा बोला जाता है, मतलब उसकी जो क्वीन है उसकी भाषा पे भी उसको जो है कमांड करवाया जाता है। लेकिन जो हम आम बोलचाल की भाषा इंग्लिश का प्रयोग करते हैं तो इसमें इंडियन लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे समोसा, सैलेड कहते हैं ना, सैलेड क्या है? SALAD, सलाद जो है कहाँ? इंडियन भाषा है, इंडियन जो वर्ड्स है। बैंगलो बोलते हैं, लेकिन बंगला गाड़ी कार दिला दे। तो देखिए बंगला जो है ये जो है सो बंगाली भाषा का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है 2 या उससे अधिक फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है उसको बंगला कहते हैं। तो ये जो बंगला है वो बंगाली है, फिर भी इंग्लिश में इसका बड़े धड़ल्ले से यूज़ होता है। तो लेकिन जो क्वीन की जो इंग्लिश है उसके अंदर जो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या कोई भी दूसरे वर्ड्स होते हैं, जैसे सुल्तान हुआ, तो ये सब वर्ड को जो है उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। तो उसका अपना एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी होता है जो वही जो क्वीन या फिर उसके जो राज घराने के लोग होते हैं वो बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वींस इंग्लिश कहते हैं। समझ में आ गया। ऑल दैट द जॉनसन हैड वॉज द अर्थ, जो कुछ जॉनसन के पास था वो क्या था? अर्थ था। अर्थ का मतलब यहाँ पे जमीन था। मतलब ये लाइन जो है लिया गया है किससे? द अर्थ से लिया गया है। और ऑल दैट द जॉनसन हैड वॉज द अर्थ। उसके बाद इसके अंदर और भी हो सकता है, ऑल दैट द जॉनसन हैड वाज अर्थ ब्राउन बोनी मैर, मतलब कि जो भूरी कलर की बोनी हड्डी निकली हुई, मैर जो होता है घोड़ी, वो भी थी। उसके बाद जो है सो कुछ टूल्स भी था उसके पास। लेकिन अगर उसके अंदर ये तीनों चीज़ दिया जाए, ब्राउन बोनी मैर, तो ये भी जो है जॉनसन के पास थी। उसके बाद इसके पास जो है सम जो है सो एग्रीकल्चर टूल्स जो था वो भी था। तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों को दे दे और कहे कि इसमें से कौन था,
तो इसमें सभी था, है ना। तो इसीलिए कहते हैं आप किताब को पढ़िए। किताब को पढ़ने का आसान तरीका है, आप आ सकते हैं हमारी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जस्ट 200 रुपीज़, 200 रुपया लेते हैं, जिसके अंदर 100 रुपया हम आपको पढ़ाने का लेंगे, जिसमें पूरी किताब ख़त्म करवा देंगे आपको। रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, टोटल 27 चैप्टर होता है, पूरी किताब हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर भी होगी आपको, और साथ में जो है आपको हिंदी का और इंग्लिश का जो गेस्ट पेपर है वो भी आपको मिल जाता है। तो घर पर बैठ के आराम से पढ़ाई कीजिए, 62 दिन के अंदर पूरी तरह से कर लीजिएगा तो आई विल गारंटी यू दैट यू विल स्कोर 80 to 85% मार्क्स डेफिनेटली। गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन, यानी कि गांधी जी एक जो है सनकी आदमी, फैनेटिक का मतलब ही होता है सनक, जो है सनक मतलब सनकी जो होता है उसको कहते हैं। तो गांधी जी मारे गए एक सनकी आदमी को के द्वारा मारे गया, कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। केके एन दारूवाला इज़ अ रिसिपेंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1948, मतलब केके एन दारूवाला जो है वो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 1948 में इनको मिला। वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, आवर एंसेस्टर वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। What according to जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी जाकिर हुसैन के अनुसार क्या चीज़ है जो कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि मुख्य हथियार है किसका? नेशनल पर्पस के लिए, यानी कि देश की तरक्की के लिए सबसे पहला हथियार क्या है? वो हथियार है एजुकेशन। एजुकेशन है तो देश तरक्की करेगा, नहीं है तो दुनिया से भी मिट जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ द ऑथर ऑफ द पीस भारत इज़ माई होम, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत इज़ माई होम के ऑथर थे। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट लोनली ऑन द सेपरेट नी, मतलब कि जो एक्टिव हैंड है, ये चलते फिरते हैंड है, मस्ट फ्रीज एक दिन जम जाएंगे यानी ठहर जाएंगे, लोनली ऑन द सेपरेट नी, दोनों जो है घुटनों पे पृथक अलग अलग। ये जो लाइन है आपको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। एंड स्टोप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, एंड स्टोप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, ये जो लाइन है वो द स्नेक से लिया गया है। रूपर्ट ब्रूक प्रेज इंग्लैंड, रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड उसका देश है, अपने देश की जो है वो तारीफ़ करता है, उसको प्रेज करता है, उसके लिए अच्छी अल्फाज जो है यूज़ करता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 202, इंग्लिश यूज फ्रॉम 15th सेंचुरी इज़ कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। इंग्लिश जो है 1500 शताब्दी से जो यूज़ हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? 1500 शताब्दी के बाद से जो यूज़ हो रहा है उसे मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसे ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन भी कहा जाता है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ was largely helped by introduction of printing technology. The development of modern English जो इतना पूरी दुनिया में एक बार अचानक फैल गया, वो क्यों फैला? क्योंकि प्रिंटिंग मशीन की वजह से अधिक संख्या में जो किताब छापी गई और लोगों तक पहुंचाई गई, और जिसकी वजह से जो है मॉडर्न इंग्लिश जो है तरक्की किया। उसके बाद जो देखिए डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वाज लार्जली हेल्प बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मतलब कि मॉडर्न इंग्लिश को ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ, ज़्यादा जो हेल्प मिला, ज़्यादा जो मदद मिला वो किस चीज़ से मिला? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से मिला। विद द रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड ऑल द प्ले हाउस यानी कि थिएटर्स वर रीओपन इन इंग्लैंड। जैसे ही चार्ल्स सेकेंड को पहले हटा दिया गया था, फिर जैसे ही वो सत्ता पे काबिज हुए तो जितने भी प्ले हाउस थे, जितने भी थिएटर थे, वो सारे को ओपन कर दिया गया इंग्लैंड के अंदर। शेक्सपियर प्रीडिसर्स वर नोन एज, शेक्सपियर जो है प्रीडिसर्स वर नोन एज यूनिवर्सिटी विथ। शेक्सपियर के जो से पहले जो आए थे उसमें जो 6 व्यक्ति थे जिसे यूनिवर्सिटी विथ कहते हैं, जैसे चौसर हो गया, जेफरी हो गया, ये सब जो थे क्या थे? वो यूनिवर्सिटी विथ कहलाते थे। भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन हु रोट अ पैसेज टू इंडिया। किसने जो है अ पैसेज टू इंडिया नाम की जो नॉवेल है उसको लिखा? तो E.M. फोस्टर ने लिखा। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ पल्स एस बक लाइफ। तो इस तरह से 210 ऑब्जेक्टिव हुआ, ये तो आपकी ऑब्जेक्टिव हो गई। अब हम लोग जो है जो किताब आपका जो आपके जो एग्ज़ाम में जो एनुअल पेपर हो या मॉडल पेपर हो या फिर सप्लीमेंट्री का पेपर हो या आपका जो कंपार्टमेंटल का जो एग्ज़ाम होता है उसके पेपर में जो क्वेश्चन वगैरह आया है उसको भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लास।